हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम्स ऑफ डेक्कन के बारे में। डेक्कन रीजन में डिफरेंट किंगडम्स, स्पेशली चालुक्यास, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और राष्ट्रकूटास के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy UPSC Combat, the most gamified UPSC civil service exam battle, is here. The mega combat will be on 8th of August, जहाँ पर आपको 60 minutes में 56 questions solve करने होंगे, and 1000 lucky participants will stand a chance to win exciting gifts offer, जिसमें iPad mini, Apple AirPod, JBL speaker, Amazon voucher जैसे exciting gifts आपका इंतजार कर रहे हैं. The test will be live only on Android app. As well, scholarship from a pool of 1 crore rupees every Sunday 11 a.m. will be there. So enroll now. Use the invite code COMBATNOW, COMBATNOW for rank 1 to 3, यानी कि जो फर्स्ट 3 रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा 1 year ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 4 to 10 को मिलेगा 75% स्कॉलरशिप। इवन रैंक 11 से लेके 50 तक भी स्टूडेंट्स को मिलेंगी 50% स्कॉलरशिप, एंड ऑल्सो रैंक 51 से लेके 500 तक स्टूडेंट्स को मिलेगा 25% स्कॉलरशिप ऑन दी यूपीएससी सिविल सर्विस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो हरी, डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड एनरोल नाउ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेक्कन्स के किंगडम के बारे में, बट बिफोर दैट आपको समझना होगा कि जो डेक्कन की जो लोकेशन है दैट इट वाज वेरी स्ट्रैटेजिक। अगर हम बात करें डेक्कन वाला रीजन, इन दिस मैप यू कैन सी दैट आफ्टर सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में ये जो पर्टिकुलर बीच में ब्राउन कलर का जो रीजन है दैट इज द डेक्कन प्लेटू रीजन। यहाँ पर स्पेशली रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी की वजह से जो एरिया बनेगा ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया हो जाता है। यहाँ पर विंध्या बेसिन भी आप देखेंगे। दिस होल रीजन अंडर मालवा प्लेटू, दिस होल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड रीजन था, जिसको कि अगर आप एक बार कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पर अगर आप अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर लेते हैं, अपना किंगडम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावर आपके पास थी, बिकॉज दिस होल पार्ट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सो दी डेक्कन, जिसको कि दक्षिणा पथ भी कहा गया है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में, द डेक्कन और द दक्षिणा पथ रीजन आर द पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन्स हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, नर्मदा और तापी वाला जो रीजन है, जैसे मैंने आपको दिखाया इन दिस मैप, अब यहाँ पे देखेंगे ये रिफ्ट वाला जो एरिया बन रहा है, यहाँ पर ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, आज भी है, पहले भी था और पहले और ज़्यादा था बिकॉज डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें भी कम थी। प्लस आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इट विटनेस द राइज ऑफ चालुक्यास, और चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास जैसे पावरफुल किंगडम यहाँ पर सेटअप होते हैं। एंड दिस पीरियड, अगर आप आगे हम बात करेंगे, जैसे मेडिवल पीरियड को मैंने आपको बताया कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द अर्लियर मेडिवल पीरियड एंड द लेटर मेडिवल पीरियड। लेटर मेडिवल पीरियड में दिस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द डेक्कन, यहाँ पर खिलजीज और तुगलक्स को भी आप देखेंगे, फर्दर मुगल्स भी चाहेंगे इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को हथियाना और इस पर अपना पूरी पावर को सेटअप करना, बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रैटेजिक। जिसने डेक्कन के ऊपर राज किया, जैसे यहाँ पर दिल्ली और कन्नौज का रीजन चाहमन्स के लिए या चौहानों के लिए या तोमर्स के लिए, इनफैक्ट जो इन्वेडर्स आ रहे थे खाइबर पास से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दिस होल रीजन। पंजाब एंड सिंध वाला जो पर्टिकुलर रीजन था, यहाँ पर कन्नौज तक, दिल्ली तक, जिसको दिल्ली का भी कहा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे, डेक्कन प्लेटू वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज जिसने डेक्कन प्लेटू के ऊपर कब्जा किया वो स्पेशली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाला रीजन और कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट जैसे जो पर्टिकुलर पोर्ट थे, इवन श्रीलंका, और फर्दर आप देखेंगे कि जहाँ पर अगर यहाँ पर नेवी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका किंगडम और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। सो इसलिए बहुत इस पर लड़ाइयाँ रहती थी। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब अगर हम चालुक्यास की बात करें, देखिए चालुक्यास ने जब रूल किया तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग का जो पर्टिकुलर पार्ट है इट वाज फॉर द बादामी चालुक्यास। ये वो चालुक्यास की डायनेस्टी के पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट लोग थे जिन्होंने कि वातपी वाला जो रीजन है जो कर्नाटका में है वहाँ पर राज किया, जो कि ऑलमोस्ट आपका, अगर आप इवन मैप में भी देखेंगे, ये वाला जो रीजन था तप्ती के नीचे का, अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे लाइक दिस वातपी वाला रीजन, दिस वाज फॉर दी
जो स्टार्टिंग में जो चालुक्यास थे जिनको कि बादामी चालुक्यास कहते हैं। देखिए चालुक्यास की असल में 3 डिस्टिंक्ट तरीके के चालुक्यास थे। कोई ऐसा नहीं था कि इनका कोई मैरिटल अलायंस था और अलग अलग तरीके के चालुक्य डायनेस्टी थी। चालुक्य डायनेस्टी थी एक ही, लेकिन उसमें से फर्दर डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से चालुक्यास उसी फर्दर डायनेस्टी में से निकल जाते हैं। जैसे कि फैमिलीज भी आगे बढ़ती रहती हैं, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि बादामी चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास ये फेडिटरीज थे या एक दूसरे में से एक दूसरे की गवर्नर्स थे, ऐसा नहीं है। चालुक्य कंप्लीट एक डायनेस्टी थी। कुछ पार्ट्स स्टार्टिंग में आप देखेंगे बादामी चालुक्यास के पास ज़्यादा पावरफुल थे। फिर पुलकेशिन II जब उनका जो रेन था वो ख़त्म हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ईस्टर्न चालुक्यास काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। और जब बादामी चालुक्यास हैं, क्योंकि उनका पावर ख़त्म हो जाता है, जो बचे कुछ चालुक्य किंग्स बचते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्ट्रक्चर बचता है उसको फिर वो वेस्टर्न चालुक्य के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर 3 चालुक्यास याद रखने हैं, इनकी कैपिटल अलग अलग होगी। इसी तरीके से चालुक्यास को डिफरेंट तरीके से 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। बादामी चालुक्य वे चालुक्य हैं जो कि सबसे अर्लीस्ट चालुक्यास थे, और इनका जो कैपिटल था इट वॉज एट बादामी वातपी, जिसको आज कहते हैं। एंड दे रूल्ड फ्रॉम मिड 6th। और इनका जो लास्ट रूलर देखें आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं, वो है पुलकेशिन II इन 642 AD में, जो जिनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बादामी चालुक्यास का पावर कम होने लग जाता है और ये वेस्टर्न चालुक्यास के रूप में फिर सामने आते हैं, जो कि डिसेंडेंट्स होते हैं बादामी चालुक्यास के ही, मैंने आपको पहले बताया। और ये दे इमर्ज्ड इन द लेट 10th century एंड रूल्ड फ्रॉम कल्याणी, जिसको कि आज बसवा कल्याण भी कहा जाता है जिस एरिया को। अगर ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो अब इवन मैप में भी देखेंगे कि इनकी जो कैपिटल थी वो वेंगी पे थी, और जब डेथ हो जाती है पुलकेशिन II की तो उसके बाद इनका रेन यहाँ पर शुरू होता है, लाइक दिस पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेन है, देखिए जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में पहले प्रोग्रेस देखने को मिलती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट आती है, और फिर डिक्लाइन फेज आता है। ऐसे ही काफ़ी सारे एम्पायर्स के साथ भी हुआ, और इवन चालुक्य डायनेस्टी भी इससे कोई अलग नहीं थी। पुलकेशिन II के टाइम पर इतना ज़्यादा पीक पे ये डायनेस्टी पहुंच गई थी, चालुक्य डायनेस्टी पहुंच गई थी, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था। बट पुलकेशिन II के बाद कोई प्रॉपर आप देखेंगे कि उसके बाद चीज़ें ख़राब होती चली गई। जैसे औरंगज़ेब के बाद मुगल डायनेस्टी जो थी वो गिरती चली गई, उसी तरीके से वीक हो जाएगी चालुक्य डायनेस्टी आफ्टर दी रेन ऑफ पुलकेशिन II। लेकिन उनके रेन के टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ी पीक पे गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पीक था, आर्ट एंड कल्चर में भी पीक था। पुलकेशिन I के जो ग्रैंडफादर थे, ही क्रिएटेड एन एम्पायर अराउंड वातपी, जिनका नाम हम आगे भी देखेंगे, बाय द नेम जयसिम्हा। एंड पुलकेशिन II also subjugated the Kadams, the Gangas of Mysore, the Morwas of North Konkan, and the Latas of Gujarat, and the Mallava and the Gujars even. आप देखेंगे कि इन्होंने इतना ज़्यादा, स्पेशली पुलकेशिन II ने इतना पीक पे ले गए चालुक्य के डायनेस्टी को, एम्पायर को इतना बढ़ाया कि इवन उन्होंने जो बड़े बड़े किंगडम और साम्राज्य थे उस समय, चोला, चेरा और पांड्या किंग्स तक को सबमिशन देने पर मजबूर कर दिया। he was succeeding in order to get a submission from these kingdoms as well. इन्होंने इवन किंग हर्ष जो थे कन्नौज के, उनको भी डिफीट कर दिया, एंड ऑल्सो दी पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन जैसे शक्तिशाली राजा को भी। अब यहाँ पर्टिकुलर रीजन देख सकते हैं, जो यहाँ चालुक्य वाला पार्ट देख सकते हैं, कदम्स हो गए, गंगाज हो गए, पल्लवाज हो गए। यहाँ पर ये वेंजी वाला जो पार्ट है यही आगे जाके ईस्टर्न चालुक्यास का भी पार्ट बनेगा जाके। इवन उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्सपेंशन स्टैंस को रखा, इतना ज़्यादा बढ़ाया, इवन चेरास के लिए भी बहुत मुसीबत की बात हो गई थी कि चालुक्यास इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे थे अंडर पुलकेशिन II। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस होल पार्ट, दिस वन, द शेडेड पार्ट, ये सारा पार्ट पुलकेशिन II के टाइम का है। अब हम एक एक करके चालुक्य रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूलर्स आए। देखिए हर एक रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रूलर्स के अंडर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर हो जाता है, जो आता है डायरेक्टली पेपर में पूछा आपसे। जिसमें सबसे पहले आएंगे जयसिम्हा। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, जिन्होंने वातपी के अंदर इसको सेटअप किया। यू कैन सी दी फोटोग्राफ हियर एज वेल। और जयसिम्हा के बाद आते हैं पुलकेशिन I, जिनका रेंज जो था वो था 543 AD से लेकर 566 AD तक, और इन्होंने फर्दर एम्पायर को और बड़ा किया। ऐसा मान जाता है कि जयसिम्हा ने जो फाउंडेशन रखी उसको और प्रॉपर तरीके से एग्जिस्टेंस में लाए, स्ट्रक्चराइज किया गया। और ऐसा ये डॉक्यूमेंटेशन हिस्टोरियंस का मानना है कि ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द टेरिटरी एंड मेड हिज कैपिटल एट वातपी।
इनके बाद आते हैं कीर्ति वर्मन, जिनका जो रेन था वो 566 AD से लेके 597 AD तक का था। ही वॉज द सन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट एंड ही ऑल्सो कॉन्कर्ड सर्टेन पार्ट्स ऑफ कोंकण एंड नॉर्दर्न केरला। यानी कि अगर हम मैप को ड्रॉ करें तो ये वाला जो सर्टेन पार्ट है, केरला वाला पार्ट, केरला में भी जो आपका ईस्टर्न केरला, जो आज आप केरला के बॉर्डर को समझते हैं, उस पार्ट को लाइक दिस वन, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट लाइक दी कासरगोड वाला रीजन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केरला की डिस्ट्रिक्ट कासरगोड वाली डिस्ट्रिक्ट है, दिस वन। इवन कन्नूर के सम पार्ट्स एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ वायनाडू ही कॉन्कर्ड। अब यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं दिस होल पार्ट, यहाँ पर यह स्पेशली यहाँ पर ये वाला पार्ट, यानी कि कासरगोड वाला जो रीजन है, वायनाडू का थोड़ा थोड़ा पार्ट और कन्नूर वाला बॉर्डर वाला एरिया, दिस होल पार्ट ही कैप्चर्ड। इनके बाद आते हैं मंगलेश। अब बात समझने की ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि कीर्ति वर्मन फर्स्ट के ब्रदर है मंगलेश, ही इज नॉट द सन ऑफ कीर्ति वर्मन फर्स्ट। कीर्ति वर्मन के जो फर्स्ट जो सन थे, कीर्ति वर्मन फर्स्ट के जो सन थे पुलकेशिन सेकंड, वो इनका मर्डर कर देते हैं मंगलेश का। मंगलेश ने 597 AD से लेकर 609 AD तक ही इनका रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं था। दो इन्होंने गंगाज और कदम्बाज जो थे उनको कॉन्कर करा, उनके पार्ट्स कॉन्कर करा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस मैप कि जो कदम्स थे इन दिस मैप, ये कदम वाला जो रीजन है और जो गंगाज वाला रीजन है, स्पेशली डिस्प्यूटेड एरिया हेयर, दिस वन, ये वाला एरिया ही वॉज एबल टू, आप यहाँ पर अच्छे से और समझ सकते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं चालुक्य एम्पायर का, गंगास का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कदम्स वाला ये रीजन है, दिस वन एंड दिस वन, ही वॉज एबल। बट पुलकेशिन सेकंड जो थे उनके द्वारा, यानी कि जो इनके नेफ्यू थे उनके द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है, मर्डर होता है प्रॉपर कंस्पिरेसी के तहत। बट आप देखेंगे कि पुलकेशिन सेकंड एज अ किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग है चालुक्य डायनेस्टी के अंदर। ऐसा माना जाता है दैट ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस किंग, और ये पावर के लिए बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को लागू करते थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चालुक्य किंग्स एंड ही एक्सटेंडेड द चालुक्य रूल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। असल में चालुक्य एम्पायर का बड़ा होना और इवन हिस्ट्री के अंदर इसका नाम आना पुलकेशिन सेकंड जो है उनके लिए उनका ही कंट्रीब्यूशन है। 609 AD से लेकर 642 AD तक चालुक्याज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ जिसके बारे में इवन हिस्ट्री के अंदर भी बात की जाती है आज भी। इनका जो बर्थ का नाम था वो था इराया, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट हाउ ही मेड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, द मिलिट्री स्टैंड्स, द पॉलिसी, उसके बारे में बात करी जाती है 634 के अराउंड की बनी हुई एक इंस्क्रिप्शन में, जो कि ऐहोल के पास मिली है, जिसको ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ऑल्सो द पोएटिक इंस्क्रिप्शन इज़ फाउंड, जो कि उन्हीं के पोएट, उन्हीं के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है, कोर्ट पोएट इन संस्कृत लैंग्वेज यूजिंग द कन्नड़ स्क्रिप्ट एज वेल। इन्हीं के टाइम, पुलकेशिन सेकंड के टाइम में, आपसे देखिए ट्रैवलर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जुआनजांग जो थे, he visited his kingdom, he was one of the traveler and he praised Pulkesin II as a good and authoritative king. He was a very ambitious person. Pulkesin II was a very ambitious person and he praised, ऐसा भी उन्होंने अपने एक डॉक्यूमेंटेशन में कहा है कि सबसे बेहतरीन जो राजा थे उस समय के, वन ऑफ द टॉप 4 जो किंग्स थे, जिसमें कि उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल के जो राजा थे उनके साथ भी इनका नाम लिया है कि पुलकेशिन II उस लेवल के भी एक किंग हैं। दो पुलकेशिन सेकंड एक हिंदू थे और बहुत एम्बिशियस थे, अथॉरिटेटिव थे, पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, रियलिस्ट थे, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ऐसा नहीं था कि हिंदुज़म को मानते थे तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के खिलाफ थे। जैसा कि आपको शिशुनाग की डायनेस्टी में जो किंग्स थे, स्पेशली शिशुनाग एज अ किंग, आपको देखने को मिलता है कि उनका टॉलरेंट स्टैंस नहीं था, जो कि आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। फर्दर साउदर्न सेंट्रल पार्ट को भी कॉन्कर किया पुलकेशिन सेकंड ने, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। उन्होंने जो नॉर्दर्न किंग थे इसी समय 609 AD से लेकर 642 AD के बीच में, वन ऑफ द किंग, नॉर्दर्न किंग हर्ष को भी उन्हीं के ट्रैक्स पे रोक दिया था, नॉर्दर्न पावर को नीचे बढ़ने से रोक दिया था, बहुत ज़्यादा पावर का प्रदर्शन किया था बाय द पुलकेशिन सेकंड व्हेन किंग हर्ष ट्राई टू कॉन्कर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया। उन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी हराया, लेकिन महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उन्होंने इनको एक बैटल के अंदर डिफीट कर दिया, नॉट जस्ट डिफीट बट इवन ही किल्ड हिम।
और इसी पूरे बैटल के बाद आप देखेंगे कि पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर जो पार्ट है, स्पेशली जो बदामी वाला जो रीजन है, जो वातापी वाला रीजन जो मैंने आपको मैप पे दिखाया, आने वाले 13 सालों तक यहाँ पर कोई भी चालुक्य पावर खड़ी नहीं हो पाई। इसलिए आप देखेंगे कि चालुक्य जो बचे हुए थे, जो गवर्नर्स थे, जो डायनेस्टी थी, वो बचकर फिर ईस्टर्न साइड पर चली जाएगी। अगर ये इंडिया है, अगर इंडिया का मैप ये समझते हैं तो डेक्कन का जो ईस्टर्न साइड हो जाएगा, जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्यास रहेंगे आफ्टर दिस होल इंसिडेंट। प्लस आपको ये देखना होगा कि देखिए पुलकेशिन सेकंड जो थे वो एक अथॉरिटेटिव किंग तो थे ही, बट जैसे आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म में बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, डिप्लोमेसी और उसकी इंपॉर्टेंस की, उन्होंने उस समय में आप सोचिए 609 AD और 642 AD के समय के बीच में ही ऑल्सो मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द किंग ऑफ पर्शिया, जो कि खुसरो द्वितीय यानी कि खुसरो सेकंड थे। That was also one of the major reasons that he received a Persian mission as depicted in Ajanta cave painting as well. इनकी डेथ के बाद मैंने आपको बताया कि जो पावर थी, जो बहुत हाई जा रही थी चालुक्यास की, वो बिल्कुल नीचे गिरी। ऐसा माना जाता है अगर इनका महेंद्र वर्मन फर्स्ट के जो बेटे थे, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, अगर उनके साथ इनका सामना नहीं होता तो चालुक्यास की जो पावर है उसको कोई और क्वेश्चन नहीं कर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हर बड़ी चीज़ का एक एंड आता है, चालुक्य की पावर का दो अभी एंड नहीं आया था, बट देयर वाज सर्टेन अ लैप्स, एक लैप्स देखने को मिला था, एक वीक लिंक देखने को मिला था, जिससे चालुक्यास जो थे वो अब ईस्टर्न साइड पर चले गए थे। पुलकेशिन सेकंड के बाद विक्रमादित्य फर्स्ट ने, हु वाज द सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, इन्होंने संभाला राजपाट को एंड इन्होंने कांची वाला जो रीजन था उसको प्लंडर किया और पल्लवास की जो कैपिटल थी उसको प्लंडर किया और वहाँ से उनका कंट्रोल ख़त्म किया। उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड आए, हु वाज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ विक्रमादित्य फर्स्ट एंड ही वाज वन ऑफ द लास्ट चालुक्य रूलर्स। इनको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो राजा दंती दुर्गा हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, राष्ट्रकूटास कैसे आए, उन्होंने इन्हें डिफीट कर दिया। और उसके बाद चालुक्यास जो थे दे वर मेयरली इनटू पावर, छोटे मोटे उनके जो फेड्यूटरीज थे, बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं तक वो कुछ जगह पर सीमित थे, और धीरे धीरे कर कर उनका वहाँ से भी अपना जो कंट्रोल है वो वीक होने लग गया और हट गया। आफ्टर द कमिंग ऑफ द राष्ट्रकूटास ये बिल्कुल हट जाता है। देखिए अगर आप अभी हिस्ट्री में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एम्परर या कोई किंग आया और कोई पावर किसी को भी हटा दिया और ये चीज़ बहुत जल्दी हो गई। ऐसे जो प्रोसेस है इसमें समय लगता है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी पहले के ज़माने में थी, पहले के समय में थी, और इस कंस्पिरेसी को हटाना, इसको एनालाइज करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी था। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें, स्पेशली चालुक्यास की, तो चालुक्यास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के मैरीटाइम एक्सपर्ट्स थे। मैरीटाइम पावर को किस तरीके से हैंडल करना है, नेवी को किस तरीके से हैंडल करना है, मैरीटाइम सिचुएशंस जहाँ डिस्प्यूट अराइज हो, मिलिट्री टैक्टिक्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी वॉज ऑफ द चालुक्यास। इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए ऐसे टेरेन में जो कि डेक्कन वाला रीजन। अगर आप डेक्कन वाले रीजन को देखेंगे, उस पूरी जियोग्राफिकल टेरिटरी को एनालाइज करेंगे, वहाँ पे कहीं पर आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेंगे, कहीं पर आपको रिवर्स दिखेंगी, और ऐसे टोपोग्राफी के अंदर, ऐसे रेन के अंदर, ऐसे रीजन के अंदर, जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर एक्सपेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि इवन मुगल्स के लिए काफ़ी मुश्किल था जब मराठास के साथ उनका डिस्प्यूट हुआ अंडर द रेन ऑफ औरंगजेब। प्लस इससे उनकी जो एडवांटेज थी, इट वाज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज कि उन्होंने एक सेक्युलर स्टैंस को भी फॉलो किया। दो दे वर हिंदूज, बट उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी, ऐसा नहीं है कि इंटॉलरेंट हो गए, दे वर वेरी टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। प्लस कन्नड़ और तेलुगु लिटरेचर, जहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर की और लिटरेचर की बात करते हैं, कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर भी काफ़ी फ्लरिश हुआ, ग्रेट डेवलपमेंट्स देखने को मिले। एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 7th century मेंशंस की उस समय में जब चालुक्यास का राज था, संस्कृत को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना गया है। कोर्टियर्स का यूज़ करना, जो रिच लोग थे, जो एलीट क्लास थे, जो एलिटिज्म जो शो करते थे, वो संस्कृत का यूज़ करते थे, लेकिन जो मासेस थे, जो बाकी की जो जनता थी, वो उस समय कन्नड़ का यूज़ करती थी। तो ये भी आपको याद रखनी है बात। ऑल्सो संस्कृत अलॉन्ग विद द लोकल लैंग्वेजेस थ्राइव्ड एज वेल। They also built cave temples depicting both religious and secular themes. केवल religious themes नहीं थे, secular themes भी थे, societal themes भी थे. The temple had beautiful mural paintings also, as I told you in the previous lecture. और जो टेम्पल्स चालुक्य स्टाइल्स के अंदर आएंगे, देखिए आपको कई बार ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि चालुक्यन स्टाइल आपको कई बार दे दिया जाएगा नाम, या फिर आपको डेक्कन स्टाइल दे दिया जाएगा, आपको नाम दे दिया जाएगा कर्नाटका द्रविड़ स्टाइल, या आपको बोल दिया जाएगा व्हाट आर दी स्टाइल्स नोन अबाउट।
दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ द वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चरल पार्ट। ऑल्सो अगर हम ए होल वाले लोकेशन में बात करें तो लाड़ खान टेम्पल जो कि एक सूर्य टेम्पल है, जो कि एक सन टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल, हुचीमालगुडी टेम्पल, जैन टेम्पल एट मेगुथी बाय रवि कीर्ति आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पल्स। तो अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा के अंडर कौन कौन से टेम्पल हैं, दीज आर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। और ए होल एक ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है अंडर द चालुक्यन रूल, बिकॉज यहाँ पर 70 टेम्पल्स, 70 सच अ बिग नंबर इज देयर। अगर हम बादामी की बात करें, स्पेशली यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, दैट पट्टडकल इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर टोटल 10 टेम्पल हैं, जिसमें से कि 4 आर इन नागर स्टाइल, 6 इन द्रविड़ स्टाइल। वीरूपक्ष टेम्पल और संगमेश्वर मंदिर जो है इट इज़ इन द्रविड़ स्टाइल, और पापनाथ टेम्पल इज़ इन नागर स्टाइल। ये बिल्कुल फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर टेम्पल्स दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा स्टाइल है इनका। सो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी फैक्चुअल। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें आपको बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि आई चालुक्य डायनेस्टी के बाद। देखिए, राष्ट्रकूटास असल में अपने आप को कंसिडर करते थे दैट दीज वर दिस डिसेंडेंट्स ऑफ सत्याकी। अब जिनको सत्याकी के बारे में नहीं पता है, आपने महाभारत जरूर सुनी होगी या फिर आपको ज़रूर महाभारत के बारे में पता होगा। महाभारत में जो कौरव वर्सेस पांडव वाला जो पूरा सिनेरियो होता है, जिसको कि मिलिट्री तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, धर्म के पर्सपेक्टिव से भी, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी, काफ़ी तरीके से आप महाभारत को एनालाइज कर सकते हैं। बट द थिंग इज, पांडव्स की साइड लॉर्ड कृष्णा की जो आर्मी थी, जिसको कि नारायणी सेना कहते हैं, नारायणी सेना को जो लीड करते थे, 2 नारायणी सेना जो थी वो कौरव्स को दी गई, पांडव्स के साथ कृष्णा रहे। बट वन ऑफ कृष्णास कजन एंड ऑल्सो कृष्णा के जो जनरल थे, जो लीडर थे, जो मिलिट्री को संभालते थे, नारायणी सेना को संभालते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, उनका नाम था सत्याकी। तो राष्ट्रकूटा ये मानते थे कि ये सत्याकी के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। एंड हिस्टोरियंस इनके क्वेश्चन, जिन इनका ओरिजिन है उस पर काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहले ये भी आप मान सकते हैं कि जो पहले राजा और स्पेशली जो डायनेस्टीज थी, जब वो पावर में आ जाती थी, सो दे ऑल्सो वांटेड देमसेल्व्स टू बी एसोसिएटेड विद सम मेटाफिजिकल बॉडी और मेटाफिजिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, जिससे वो अपनी पावर को और दिखा सकें। इवन आप चौहान्स को, चाहमन्स के बारे में मैंने आपको बताया, राजपूत्स के ओरिजिन के बारे में बताया, क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि उनका ओरिजिन बहुत ही पावरफुल लगे, कि वो नॉर्मल लोग नहीं है, जिससे कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकें फ्रॉम द एवरेज पीपल, फ्रॉम द नॉर्मल जनता, और वो उनको एज अ किंग दिखा सके। बिकॉज किंग और गॉड का काफ़ी पैरेललिज्म ड्रॉ हुआ है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हम करें एंशिएंट इंडिया में या मेडिवल इंडिया में या और किसी वर्ल्ड के कोने में भी। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो किंग है उसको गॉड के तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था पहले, और उसी तरीके से किंग का जो ओरिजिन है या किंग की जो डायनेस्टी है उसको फिर किसी न किसी तरीके से गॉड से या गॉड के किसी वॉरियर से जुड़ा हुआ दिखाया जाता था। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम अ फ्यू चालुक्य किंग्स इंस्क्रिप्शन कि असल में जो चालुक्यास थे, चालुक्यास के जो फिडिट्रीज थे और चालुक्यास के जो अंडर रहने वाले जो जनरल्स थे वो ही राष्ट्रकूटास थे। और राष्ट्रकूटास ने जब चालुक्यास की पावर कम हुई और इंटरनल कंस्पिरेसीज के बाद राष्ट्रकूटास ने ही इसको संभाल लिया। बट ऐसा माना जाता है दैट दीज वर ऑफ द कन्नड़ ओरिजिन एंड देयर मदर टंग वाज कन्नड़, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। सो अराउंड 750 AD टू 900 AD आप ये देख सकते हैं राष्ट्रकूटास ने कितना ज़्यादा एक्सपेंशन करा है। राष्ट्रकूटास का आप एक्सपेंशन देखेंगे तो चालुक्यास की प्रेजेंस यहाँ भी ही, लेकिन चालुक्यास को जब पुलकेशिन सेकंड के बाद होता यह है कि चालुक्यास इतने से पार्ट में, ईस्टर्न चालुक्यास वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमित हो जाते हैं, थोड़े से वेस्टर्न वाले यहाँ पर पार्ट में रहते हैं। बट राष्ट्रकूटास अनलाइक चालुक्यास नीचे तक बहुत आप देखेंगे, यहाँ तक जाएंगे, प्लस इनका जो एक्सपेंशन है वो इवन ग्वालियर तक आपको देखने को मिलेगा, इवन कन्नौज तक। सो दिस इज़ दी होल पार्ट। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करें विद दी चालुक्य पार्ट, चालुक्यास ने एक्सपेंड करा था वेरी हॉरिजॉन्टली ऑन द डेक्कन पार्ट, बट राष्ट्रकूटास का जो एक्सपेंशन है टिल 900 AD वो काफ़ी वर्टिकल किस्म का रहा है, जो कि ग्वालियर और कन्नौज तक गया, एंड इट वाज आल्सो टिल दिस पार्ट ऑफ द गंगा सिंधी चोला जो कि बचे हुए थे।
अब अगर हम फाउंडर के बारे में बात करें कि डायनेस्टी को फाउंड किसने किया, देखिए दंती वर्मन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दंती वर्मन ने जो लास्ट चालुक्य रूलर थे उनको हराया और उसके बाद अपनी पावर, अपना स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को सेटअप किया। दंती वर्मन का दूसरा नाम दंती दुर्गा भी कई बार टेक्स्ट में लिखा गया है। 735 से लेकर 756 एडी तक ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड ही ऑक्यूपाइड ऑल द टेरिटरीज जो कि गोदावरी और वीमा नदी के बीच में थी। इट इज सेड दैट ही कॉन्कर्ड कलिंग, जिसको कि आप मॉडर्न डे का ओडिशा कह सकते हैं, कोसला, कांची, श्रीसिल, मल्लवा और लता वाले जितने भी पार्ट्स हैं। एंड ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र बाय डिफीटिंग द चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन, जिसकी वजह से जो कीर्तिवर्मन का जो पार्ट था उसको भी उन्होंने हथियाया, महाराष्ट्र का पार्ट भी हथियाया। इनके बाद आते हैं कृष्णवन, जिन्होंने कि सक्सीड करा दंती दुर्गा को इन 756 टू 774 एडी तक इनका पावर रहा, पावर में रहे और इन्होंने फर्दर टेरिटरीज को कॉन्कर करा। चालुक्यस की पावर ऐसा माना जाता है कि कृष्णवन के टाइम पर बिल्कुल ही क्षीण हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी, जिससे कि सारे चालुक्यास का जो पावर था वो केवल और केवल लेफ्ट ईस्टर्न साइड पर रह गया था, ईस्टर्न कोस्ट पर रह गया था। He also occupied the Konkan part and Krishnavan also defeated Vishnuvardhan of Vengi and the Ganga king of Mysore। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है because this was also asked in one of the state pieces exam कि which is the king of the following options, जिन्होंने कि डिफीट करा है विष्णुवर्धन जो कि वेंगी थे और गंगा किंग ऑफ मैसूर, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस कृष्णवन का काफ़ी ज़्यादा रुझान जो था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी था। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, इट वॉज बिल्ड बाय द किंग कृष्णा। कृष्ण के बाद गोविंद सेकंड आते हैं फ्रॉम 774 टू 780 एडी तक। ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णवन। कृष्णवन के बाद ये आते हैं एंड नेक्स्ट रूलर इज ध्रुव जो कि 780 से 793 में देखने को मिले। देखिए सारे जो रूलर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन रूलर्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्सो द ध्रुव ही डिफीटेड द गुर्जारा प्रतिहारा किंग वत्स्यराज एंड द पल्लवास ऑफ कांची एंड द पल्ला किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज गुर्जारा प्रतिहारास की अगर हम बात करें इन दिस प्रीवियस मैप, जैसे जैसे राष्ट्रकूटास अपने एक्सपेंशन को ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड पर ले जाएंगे, आप देखेंगे कि ध्रुव वॉज अ किंग आफ्टर गोविंद सेकेंड, वो काफ़ी ज़्यादा पावर को बढ़ाएंगे नॉर्दर्न साइड में। इनके बाद आते हैं ध्रुव के जो सन थे गोविंद थर्ड, वो सक्सीडेड द थ्रोन। इन्होंने जो गुजर किंग थे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड को हराया और पाला किंग धर्मपाल एंड इज प्रोटेजी चार युद्ध सॉट द हेल्प ऑफ गोविंद थर्ड। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस रखता है ये। His kingdom also spread up to the Vindhyas and the Mallava in the north and the river Tungabhadra to the south। मैंने आपको पहले बताया एक्सपेंशनिज्म जो हुआ है राष्ट्रकूटास का वो नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन विद चालुक्य जो कि वेस्ट टू ईस्ट में ज़्यादा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग हैं राष्ट्रकूटास में, ही इज़ अमोघ वर्षा फर्स्ट from 814 to 878 AD। ही वॉज द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में सबसे बड़े किंग थे, सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। वॉज अ सन ऑफ गोविंद थर्ड एंड ही सेट अप अ न्यू कैपिटल जिसको कि कहा जाता है मान्यखेत, जिसको कि मालखेड़ आप कर्नाटका में देखेंगे, प्रेजेंट डे मालखेड़ वाला जो पार्ट है, एंड ऑल्सो द ब्रोच पार्ट। एंड ब्रोच का जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है अंडर हिज किंगडम। गोविंद फर्स्ट की तरह ही अमोघ वर्ष ने भी एजुकेशन और लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा पेटर्नाइज किया और इन्होंने कन्वर्जन अपना कर लिया, ये कन्वर्ट हो गए, इन्होंने हिंदुज़म को छोड़ दिया था और ये कन्वर्ट हो गए थे जैनिज़्म में बाय जिना सेन जो कि एक जैन मॉन्क थे। सुलेमान एन अरब मर्चेंट इन इज अकाउंट कॉल्ड अमोघ वर्ष फर्स्ट एज वन ऑफ द फोर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द अदर थ्री बीइंग द कैलिफ ऑफ बगदाद, द किंग ऑफ कंस्टेंटिनोपल एंड द एम्परर ऑफ चाइना, एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट 63 years। So he was the most important king. Now there are certain hierarchies and कौन से king इनके बाद आए ये आपको याद होना चाहिए। कृष्ण सेकंड आ जाते हैं इनके बाद, सन ऑफ अमोघ वर्ष। ही सक्सीडेड द थ्रोन इन 1878 से लेकर 914 AD तक। उनके बाद आते हैं इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड भी काफ़ी पावरफुल थे, इन्होंने महिपाल को हरा दिया था। महिपाल हुआ द पाला किंग। देन कृष्ण थर्ड आते हैं 939 से लेके 967 AD तक। ही वॉज द लास्ट पावरफुल एफिशिएंट किंग ऑफ द राष्ट्रकूटास। इन्होंने तंजौर वाला जो एरिया है और कांची वाला जो एरिया है उसे भी कॉन्कर किया और तमिल किंग्स जितने भी थे चोला किंगडम के उनको भी डिफीट करा, बट ही वॉज द लास्ट रूलर। इनके बाद पावर वीक होना शुरू हो जाएगी, पावर है पूरी वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी।
सो द राष्ट्रकूटा किंग कर्का वॉज डिफीटेड एंड डिपोज्ड बाय तेलप्पा, जो कि एक चालुक्य किंग थे ऑफ द कल्याणी। और फिर हम देखते हैं कि चालुक्यास का जो ईस्टर्न चालुक्यास थे वो वापस से अपनी पावर को बढ़ाने लग जाते हैं और राष्ट्रकूटास की पावर कहीं ना कहीं वीक होने लग जाती है। अब यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, देखिए रूलर से ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सो बेसिकली राष्ट्रकूटास के अंदर जो प्रोविंसेस थे उनको राष्ट्र बोला जाता है और इन प्रोविंसेस के ऊपर जो फेडिटरीज काम करते थे, जो कंट्रोल करते थे, उन कंट्रोलर्स को बोला जाता था राष्ट्रपतिज, जिसको कि आप आज प्रेसिडेंट कहते हैं। ऑल्सो दीज राष्ट्र्स यानी कि जो प्रोविंसेस थे दे वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। इन डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था विषयाज, विच वर गवर्नड बाय विषयपतिज। यानी कि आपको ऐसा दिया जा सकता है कि हिरार्किकल स्ट्रक्चर में इसको लगाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि राष्ट्रपतिज पहले आएंगे या विषयपतिज पहले आएंगे। तो देखिए विषयपतिज बहुत सारे होते थे, उनके ऊपर राष्ट्रपतिज होते थे, बिकॉज राष्ट्रपति राष्ट्र को संभालते थे और एक राष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे विषय होते थे और उन विषयों को संभालने के लिए विषयपति। ऑल्सो द सब डिविजन वॉज भुक्ति, जिसमें कि टोटल 50 to 70 विलेजेस आते थे अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपतिज। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले आएंगे राष्ट्रपतिज, देन अंडर राष्ट्रपति विषयपति, और विषयपति के अंडर आप देखेंगे भोगपति। सो दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसको आगे पीछे अप एंड डाउन इसमें काफ़ी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी इन अ कन्फ्यूज्ड माइंड सेट। आपको उसमें नहीं रहना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देखना है, राष्ट्रपति देन विषयपति और सबसे नीचे आएंगे भोगपति। अगर लिटरेचर की बात करें तो राष्ट्रकूटास ने संस्कृत लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पेटर्नाइज किया, अनलाइक कन्नड़। इतना कन्नड़ को नहीं करा जैसे चालुक्यास ने करा, बल्कि संस्कृत लिटरेचर को बहुत पेटर्नाइज किया। And some of the major important texts and the literatures are that Trivikrama Bhatt, he wrote Nalla Champu, Hala Yuddha composed Kavi Rahasya during the reign of Krishna III, because Krishna III के reign में आप देखेंगे लिटरेचर जो था वो बहुत ऊपर गया। एंड जिनासेन कंपोज्ड पर्सव बुद्धया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार स्टेट पीसेस में पूछा हुआ है, अ बायोग्राफी और ऑफ पर्सव इन वर्सेस। इसमें और भी फर्दर टेक्स्ट आ जाते हैं, इनको आपको याद रखना है, लाइक जिनासेन हु रोट द आदि पुराण, जिसमें कि जैन सेंट्स की लाइफ की स्टोरी के बारे में बात करी गई। अमोघ वृत्ति जो कि ग्रामर का वर्क है, जैसे कि सकायत यान ने लिखा है। वीराचार्य जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी गणित सरम इसी समय लिखी है। देखिए ये जो सारे काफ़ी जो लिटरेचर्स हैं ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में इतना एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकूटास द कन्नड़ लिटरेचर ऑल्सो सॉ इट्स बिगिनिंग, बट चालुक्यास के टाइम पर जितना ज़्यादा कन्नड़ को पेटर्नाइज किया गया इतना राष्ट्रकूटास के टाइम पे नहीं किया गया। राष्ट्रकूटास के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेटर्नाइज संस्कृत लिटरेचर को किया गया। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज संस्कृत जो था इट वॉज अ पार्ट ऑफ एलिटिज्म एंड दे वॉन्टेड टू शो टू दी पीपल कि एलिटिज्म जो है उसको उसके लिटरेचर को हम बढ़ाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसा देखने को मिला है। बट अगर हम आगे बात करें, कविराज मार्ग composed by Ashwamedh Amogh was the first poetic work in the Kannada language, ये भी आपको पता होना चाहिए। And Pampa was the greatest of the Kannada poets and also Vikram Senvijaya in his famous work. अब अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, राष्ट्रकूटास के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, एंड द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल द कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है वॉज बिल्ड बाय कृष्णा फर्स्ट। कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में हम बात करें, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। द टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ मैसिव ब्लॉक ऑफ रॉक मेजरिंग 200 फीट लॉन्ग। आपको डायमेंशंस नहीं याद होने चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए दैट द सेंट्रल फेस ऑफ द प्लिंथ हैज इम्पोजिंग फिगर्स ऑफ एलिफेंट्स एंड लायंस, जिससे कि ऐसे इंप्रेशन आता है दैट द इंटायर स्ट्रक्चर रेस्ट्स ऑन देयर बैक। इससे एक 3D स्ट्रक्चर, एक अलग लुक देखने को मिलता है। एंड इट हैज़ 3 टायर्ड शिखर, एक टावर है जैसे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर भी। It has a 3-tiered shikhar or a tower which resembles the shikhar of the Mamallapuram Ratha. chariot जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। And it also has a 3-pillared hall with 16 square pillars in the interior of the temple and a sculpture of goddess Durga। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्पल है जहाँ पर इस तरीके से स्कल्पचर बनाया हुआ है, जहाँ पर गॉडेस दुर्गा ने एक बफेलो डीमन को स्ले करा हुआ है। तो उसका स्कल्पचर कहाँ देखने को मिलता है? कैलाशनाथ टेम्पल में, मेड बाय दी राष्ट्रकूटा किंग्स। In the interior of the temple there is also a pillared hall which has 16 square pillars
And the sculpture of goddess Durga is shown as slaying the buffalo the buffalo demon. And in another sculpture, Ravan was making attempts to lift Mount Kailash. इस तरीके के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स रिलीजियस स्टोरी से, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. दिस होल पार्ट, दिस इज द शिखर पार्ट, जो पिरामिडल स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फिगरीन्स बने हुए हैं. नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंटा, ओरिजिनली इसको पहले सिरिपुरी कहा जाता था, लेकिन जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने इसे एलिफेंटा नाम दे दिया, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूज फिगर है एलिफेंट का. द स्कल्पचर्स इन एलोरा एंड एलिफेंटा हैव क्लोज सिमिलैरिटीज एंड देयर आर ह्यूज फिगर्स ऑफ द्वारपालकास. एंट्रेंस पे हैं, जो कि सेंटम के एंट्रेंस है उस पर है. त्रिमूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट